हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग देखने वाले हैं वीज एंड आइज की करंट अफेयर्स। यहाँ हम पीटी 365 की जो पॉलिटी की सीरीज़ है वो हमारी चल रही है। ऑलरेडी 2 लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उन सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा है तो। साथ ही अगर आपको 1 साल की वीज एंड आइज की करंट अफेयर्स मैगजीन्स की डिस्कशन चाहिए तो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे वैसे भी टॉपिक जो भी इम्पॉर्टेंट होती है पॉलिटी में, आपका मई से 2018 से फरवरी 2019 तक इस मैगज़ीन के अंदर सब कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिटेल चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप जून 2018 से आप देख सकते हो। हर एक मंथ की सारी सेक्शन की यहाँ पे आपको डिस्कशन मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इंग्लिश में अगर आपको विजनाइज के लेक्चर चाहिए तो आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना। हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे रिसोर्स पॉइंट में मिलेगी। और अगर आपको इस मैगजीन्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो। उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए आज की लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी टॉपिक 1.10 से, और ये है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। जो आसाम में ये प्रोसेस चल रहा था कि वो अपना अपडेट करना चाह रहे थे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो इसी के बारे में देखेंगे। ये पूरे साल ये न्यूज़ में थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इससे क्वेश्चन बनने के लिए। ओके, तो कुछ बैकग्राउंड पहले हम लोग देखते हैं। एक्चुअली एनआरसी को लाया क्यों गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को? ये फर्स्ट बार इसको प्रिपेयर किया गया था जब सेंसस बनी थी 1951 की। तो 1951 के सेंसस बनने के बाद आसाम स्टेट ने अपनी खुद की एक एनआरसी बनाई, जिसमें कि वो टैकल करना चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद कितने इलीगल इमिग्रेशंस उनके स्टेट में आए हैं। ओके, तो जो सिटीजनशिप एक्ट थी 1955 की, वो अमेंडमेंट की गई थी आसाम अकॉर्ड के बाद। और यहाँ पे जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग थे जो कि बांग्लादेश से आए थे 1 जनवरी 1966 से, तो उनको ये सिटीजन्स का दर्जा दे दिया गया कि वो इंडियन के सिटीजन्स हैं। लेकिन वो सारे लोग जो 1 जनवरी 1966 से लेकर मार्च टू 25 1971 के बीच में जो आए थे, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिला था, लेकिन उनको रजिस्टर करने के बाद मिला था। उनको रजिस्टर करना पड़ा और यहाँ पे आसाम में 10 साल तक रहने के बाद उनको सिटीजनशिप एक्वायर्ड हो गया। लेकिन जो 25 मार्च 1971 के बाद यहाँ आए थे ना, उनको वापस डिपोर्ट करने का यहाँ पे प्रोविज़न है। तो बस यही चीज़ रखा गया था आपका एनआरसी के तहत कि एनआरसी आपका वही रजिस्टर है जो कि आपका 1971 25 मार्च के पहले जो लोग आए हैं ना, उनको रजिस्टर करेगी, बाकी लोग को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका इलीगल इमिग्रेशन है। तो दो चीज़ें होती है, माइग्रेशन होती है। जैसे माइग्रेशन क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, वो भी किसी आपका एक पर्पस से। ओके, पर्पस से होती है कोई भी। जैसे कि हम लोग भी माइग्रेट करते हैं ना, कि जहाँ भी हम लोग रहते हैं तो उससे हट के हम लोग मेट्रो सिटीज़ में अच्छे अच्छे जगह जाते हैं हमारे हायर एजुकेशन के लिए, हमारे जॉब पर्पस के लिए। तो वो भी हमारा एक माइग्रेशन हो गया। बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे लाइवलीहुड के लिए दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, तो वो माइग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन हो गया कि जब आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में आ गए, यानी बांग्लादेश को छोड़ के जो लोग यहाँ पे इंडिया में आके बस गए तो वो इमिग्रेट हो गए। और इलीगल यानी वो गलत तरीके से आए हैं, वो यहाँ पे मतलब कि जो भी प्रोविज़न है इंटर करने का, वो प्रोविज़न को यहाँ पे फुलफ़िल नहीं किए। 2014 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि वो अपनी 1951 की जो एनआरसी है ना, वो टाइम बाउंड मैनर में इसको अपडेट करे और यहाँ पे प्रेजेंट एक्सरसाइज भी करे, जिसके थ्रू वो जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुपरविजन्स दी गई थी, सुपरविजन्स के अंडर में उनको ये एनआरसी को अपडेट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक बात आई है आसाम अकॉर्ड, तो इसके बारे में भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि आसाम अकॉर्ड 1985 की थी। ये एक तरीके का मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था, जो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आसाम मूवमेंट के लीडर के द्वारा यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसको साइन किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। तो जितने भी फॉरेनर्स थे जो कि आसाम में इंटर किए थे 1951 से लेकर 1961 के बीच में, उनको पूरी तरीके से सिटीजनशिप दे दी गई थी और उनको राइट टू वोट का भी अधिकार दे दिया गया था कि वो मत भी दे सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। लेकिन वो जो 1971 के बाद आए हैं ना, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, यानी उनको वापस अपने कंट्री भेजा जा रहा है। और जो इंट्रेंट थे ना 1961 से 1971 के बीच में, उनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ 10 साल तक उनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे रहकर इंडिया की जो सिटीजनशिप है उनका अधिकार वो इंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये एनआरसी क्या है। तो ये एक तरीके का लिस्ट है जिसमें कि बोनाफाइड इंडियन सिटीजनशिप्स का होता है, जो कि आसाम के होते हैं। और ये एक मात्र ऐसा स्टेट है ना जिनके पास ऐसा सच इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट है, यानी एनआरसी आप सिर्फ आसाम का देखोगे और इंडिया के कोई और स्टेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ और स्टेट अगर आप देखोगे, त्रिपुरा, तो उनका भी डिमांड है अपना खुद का एक एनआरसी बनाने का। वो भी ऐसा चाहते हैं कि उनकी भी कंट्री का एक नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स होना चाहिए। ओके, लेकिन अभी अगर जिन किन्हीं स्टेट के पास है तो वो है सिर्फ आसाम।
एनआरसी जो है ये अपडेट किया जाता है जो भी आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 की प्रोविज़न है उसके तर्ज पे, और जो सिटीजनशिप जो आपका रूल्स है 2003 उसके तर्ज पे। यहाँ पे उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जिनका नाम जो है किसी इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो भी 24 मार्च 1971 के मिडनाइट तक। और नेशनल रजिस्टर जो सिटीजनशिप का होता है 1951 के, और या तो उनके डिसेंडेंट। ओके, तो ये सारे लोग का जो है ना उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है ये एनआरसी में। जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, उसमें हाउस टू हाउस फील्ड वेरिफिकेशन होती है, यानी घर घर जाके यहाँ वेरिफिकेशन होती है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। फैमिली ट्री इन्वेस्टिगेशंस होती है अगर रूल के हिसाब से देखें तो, और यहाँ पे लिंकेज भी देखने को मिलता है, और सेपरेट हियरिंग भी होती है। मैरिड वुमेन जो होती है उनका एक अलग से सुनने को भी मिलता है, सुना भी जाता है मैरिड वुमेन को कि वो क्या कहना चाहती है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के द्वारा यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या किया जाएगा उन एक्सक्लूडेड पर्सन का जिनको कि एनआरसी से बाहर रखा गया है। ये पता चला है कि 25 मार्च 1971 के बाद वो लोग अगर आसाम में आए हैं तो उनका क्या होगा। जो पर्सन है जो कि अपील कर रहे हैं अभी भी एनआरसी के सेवा केंद्र में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, फॉरेनर ट्रिब्यूनल में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो उनके पास यही प्रोसेस है कि वो इन सारे जगहों पर वो अपील कर सकते हैं जिनको कि अभी एनआरसी से बाहर रखा गया है। ओके, तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एनआरसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्रक्स व्यू में मैं आपको बता दी हूँ। वैसे आप हर मंथ की अगर मैगजीन उठा के देखोगे तो वीज़ एनाइज में आपको एनआरसी देखने को मिलेगी। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्पोर्ट्स बेटिंग इन इंडिया। तो रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक रिपोर्ट को सबमिट की है, वो भी गवर्नमेंट को, और यहाँ पे कहा है कि जो इलीगल गैम्बलिंग होती है ना उसको रोकना तो इम्पॉसिबल है, रोका जा ही नहीं सकता है, लेकिन इसके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि क्यों ना हम लोग गैम्बलिंग को रेगुलेट कर दें स्पोर्ट्स में। ऐसा कहा गया है लॉ कमीशन को, क्योंकि गैम्बलिंग तो हर जगह होती ही है, आप देखते ही हो, और इलीगल गैम्बलिंग है, इसको रोकना तो इम्पॉसिबल है। कहाँ कहाँ जाके रोकेंगे और क्या प्रोसीजर है रोकने का, कैसे रोक पाएंगे, प्रॉब्लम ये है सरकार के पास। तो सरकार ये चाहती है कि क्यों ना इसको रेगुलेट कर दे। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में बैटिंग या गैम्बलिंग क्या है। तो अगर हम लोग देखें यूनियन लिस्ट जिसकी एंट्री 40 है उसके तहत से, जो कि 7 शेड्यूल में रखा गया है हमारे संविधान में, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉटरी को ऑर्गेनाइज कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत और गवर्नमेंट ऑफ कोई भी स्टेट के तहत। जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो एक लॉ बनाए गैम्बलिंग के ऊपर, तो वो आपका होगा एंट्री 34 ऑफ स्टेट लिस्ट का। और स्टेट के पास यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इस सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हैं, जिसमें जो उनको रोकने का पावर है, जो गैम्बलिंग को वो प्रोहिबिट कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। ओके, जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है ना 1867 की, वो प्रोहिबिट करती है, वो रोकती है कि किसी भी तरीके का ऐसा चांसेस अगर गेम्स में देखने को मिलता है या फिर लॉटरी के अलावा कोई प्रोबेबिलिटी है, तो ये जो एक्ट है ना ये ओनिंग, कीपिंग या फिर कोई भी तरीके का आप कॉमन गेम जो हाउस में होती है उसमें अगर आप संलिप्त पाए जाते हो, तो ये एक्ट जो है ना एक्सक्लूड करती है गेम ऑफ स्किल को। तो यानी ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट जो 1867 का है उसमें लॉटरी को छोड़कर बाकी और भी तरीके की जो भी गैम्बलिंग होती है, आपकी बैटिंग होती है, उन सबको इलीगल माना गया है। ओके, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, वो भी प्रोहिबिट करती है, वो भी रोकती है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है और उनके ऊपर इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ की जाती है तो उनके ऊपर पनिशमेंट भी होनी चाहिए, और वो भी सीरियस पनिशमेंट होना चाहिए जो ऑफलाइन गैम्बलिंग ऑपरेशंस के ऊपर लगती है। ओके, यानी ऑनलाइन गैम्बलिंग जो यहाँ पे हो रही है उनको ज़्यादा यहाँ पे खतरा माना जा रहा है। जो लोधा कमेटी है वो भी रिकमेंड की है कि इस बेटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए, एक्सेप्ट जो बीसीसीआई के कवर्ड में है और जो आईपीएल रेगुलेशन है उनको छोड़कर बाकी और कोई भी बेटिंग होती है तो उसको लीगलाइज कर देना चाहिए। ओके, तो आपको क्या लगता है कि बेटिंग को हमारे कंट्री में लीगलाइज कर देना चाहिए या फिर इलीगल ही रहना चाहिए या फिर उनके लिए कोई लॉ लाना चाहिए, तो किस तरीके से इनको हैंडल करना चाहिए, आप अपनी व्यूज़ भी कमेंट पर लिख सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 1.12 डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि फर्स्ट रिव्यू मीटिंग अगर हम लोग देखें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की हुई थी। एक तरीके की इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जो कि डिस्कशन कर रही थी एक इशू जो कि आपका हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है, कि हिंदी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना है ऑफिशियल वर्क के लिए। तो इसके लिए आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में इस तरीके की डिस्कशन चल रही थी। अब कुछ रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं कि ये निकल कर कहाँ से आई ये टॉपिक।
तो अबू धाबी जो है अभी रिसेंटली इंक्लूड की है हिंदी को एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि उनके कोर्ट में यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले उनके यहाँ अरबिक यूज़ होती है, सेकंड इंग्लिश यूज़ होती है, लेकिन थर्ड अभी उन्होंने इंक्लूड किया है हिंदी को। और इसका एम है कि वो हेल्प करेगी हिंदी स्पीकर्स को कि वो सीख सके और लेजिस्लेशन लिटिगेशन की जो भी प्रोसीजर्स है उनको वो आगे बढ़ा सके। उनका हक है, उनका ड्यूटी है कि बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के वो सारा काम कर सके। ओके, और अगर हम लोग ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग देखें तो यूएई जो है वहाँ पे 2.6 मिलियन इंडियंस है जो कि 30% वहाँ की पॉपुलेशन को बनाते हैं। और ये लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिटी है कंट्री की। तो ये भी आपको याद रखना है, यूएई में हमारा 30% पॉपुलेशन है। उसके बाद आप अदर देन यूएई देखोगे तो फिजी में भी हिंदी जो है एक तरीके का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपको याद रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो अभी अभी रिसेंटली अबू धाबी में हुआ है, लेकिन उसके पहले जो है फिजी में थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ हमारे संविधान में पार्ट 17 में ये कहा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे प्रोविजंस है कि इनको 4 हेड्स में डिवाइड किया जाएगा। एक है कि यूनियन की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरा है कि रीजनल की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, जुडिशियरी की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, और टेक्स्ट ऑफ लॉ क्या होनी चाहिए स्पेशल डायरेक्टिव्स की। ओके, तो ये आपका 4 हेड है जो कि आपका पार्ट 17 में देखने को मिलेगा। हिंदी रिटन जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है जिसको कि ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी यूनियन की। लेकिन अगर हम लोग देखें न्यूमरल्स की, न्यूमरल्स जो फॉर्म है ना वो यूज़ होता है हमारे ऑफिशियल पर्पस के लिए, और वो भी यूनियन में। तो इसको एक इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स बनाना चाहिए, ना कि देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स बनाना चाहिए। तो न्यूमरल्स आप देख सकते हो, इसको न्यूमरल्स कहते हैं इस तरीके से जो हम लोग 17 लिखे हैं। अगर ऐसे आप इंग्लिश में लिखोगे तो 17 हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये हमारा न्यूमरल्स है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को हटाकर हम लोग इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स को यहाँ पे यूज़ को होना चाहिए यूनियन में। अब देखते हैं कि आर्टिकल्स जो यहाँ पे दी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड और स्पेशल डायरेक्टिव्स जो कि लैंग्वेज को प्रमोट करती है, तो वो क्या क्या है। आर्टिकल 343 है जिसमें कि यूनियन में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती है उनके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 344 है जिसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना उसकी कमीशन और कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बनाई जाती है, तो वो आपका 344 के तहत बनाया जाता है। आर्टिकल 358 है जो कि फैसिलिटी देती है हमारे मदर टंग में जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है ना प्राइमरी स्टेज में, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो आपका आर्टिकल 350A के तहत होता है। आर्टिकल 350B है जो कि एक स्पेशल ऑफर देती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को। जो भी माइनॉरिटीज़ होते हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जो भी कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन कम होती है, तो उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, तो उनकी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है ना उनको स्पेशल ऑफर मिलता है, वो भी आपका आर्टिकल 350B के तहत। आर्टिकल 351 देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टिव्स दिया गया है कि किस तरीके से हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। ओके, तो ये पूरी आर्टिकल है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे संविधान में इसके बारे में कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब और कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 की, वो एक तरीके का कमेटी बनाने के लिए यहाँ पे सेटअप करती है जो कि पार्लियामेंट में बनाई जाती है, और वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, कि वो यहाँ पे रिव्यू कर सके कि क्या प्रोग्रेस बन रहा है हिंदी के यूज़ के ऊपर, जो कि ऑफिशियल पर्पस होना चाहिए हमारे यूनियन में। ये जो कमेटी थी ना ये हमारा सेटअप की गई थी 1976 में, और ये कमेटी में 30 मेंबर थे पार्लियामेंट के, 20 थे लोकसभा से और 10 थे हमारे राज्यसभा से। जो इस कमेटी के चेयरमैन थे वो इलेक्ट किए जाते थे कमेटी ऑफ मेंबर्स के, जो मेंबर्स ऑफ कमेटी थे उनके द्वारा। और इसी में देखें तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो थे वो इलेक्ट करते थे एक तरीके के चेयरमैन, जो कि आपका इस कमेटी के होते थे। टाइम टू टाइम जब चेंज होते थे तो ये होम मिनिस्ट्री यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है उनको इलेक्ट करते थे। अब देखते हैं सेंट्रल हिंदी कमेटी, ये केंद्रीय हिंदी समिति, ये हमारा इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, और इसका एम था कि हम लोग हिंदी के यूज़ को प्रमोट कर सके और फैसिलिटेट कर सके सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में और डिपार्टमेंट में। ये एक तरीके का अपेक्स कमेटी है जो कि इशू डायरेक्ट करती है, पॉलिसी डिसीजन देती है ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर। ये चेयर किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इनके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे 8 मिनिस्टर और इंक्लूड है, जिसमें कि यूनियन होम मिनिस्टर है, वाइस चेयरमैन होते हैं, 6 चीफ मिनिस्टर होते हैं, 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 10 एक्सपर्ट्स होते हैं हिंदी और अदर लैंग्वेजेस के। सेक्रेटरी अगर देखें डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो वो भी इनके मेंबर होते हैं और इसके मेंबर सेक्रेटरी जैसा वो वर्क करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा पहला जो इश्यूज जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं जहाँ पे हम लोग इश्यूज देखेंगे जो कि हमारे पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे सब कुछ डिवाइड किया गया है। तो अब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रही एक साल में वो देखे। अब हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे वो देखेंगे। तो 2.1 हमारा सबसे पहले राज्यसभा है। तो राज्यसभा न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन रिसेंटली यहाँ पे रिपोर्ट टू द पीपल, ये आपका एक रिपोर्ट है जिसको कि प्रेजेंट किया गया था और यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि अपर हाउस यानी राज्यसभा की जो वर्किंग है ना, परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कम है और यहाँ पे ज़रूरी है कि एक अकाउंटेबल यहाँ पे होल्ड किया जाए। ओके, यानी राज्यसभा की जो वर्किंग पावर है, जो परफॉर्मेंस है, वो इस साल बहुत कम देखने को मिला। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्पेशल पावर जो है राज्यसभा के पास है और वो रोज लोकसभा के द्वारा इंजॉय नहीं किया जा सकता। ओके, तो कुछ स्पेशल पावर आप देखते हो कि लोकसभा के पास है, कुछ स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है। तो ऐसा कौन सा स्पेशल पावर है जो कि राज्यसभा के पास है? तो पहला है कि ये ऑथराइज़ कर सकती है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए किसी भी सब्जेक्ट में जो कि आपका स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है। तो हमारे यहाँ 7th शेड्यूल है जिसमें कि आपको 3 लिस्ट देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो होता है वो सेंटर यहाँ पे लॉ बनाते हैं, कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं, और जो आपका स्टेट लिस्ट होता है उसमें स्टेट लॉ बनाते हैं। लेकिन जो स्टेट लॉ बनाती है उसमें राज्यसभा ये ऑथराइज़ कर सकती है पार्लियामेंट को कि स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें आप लॉ बना सकते हो। उसके बाद दूसरी यहाँ पे पावर है कि ये पार्लियामेंट को ऑथराइज़ कर सकती है कि ऑल इंडिया जो सर्विस है दोनों सेंटर और स्टेट के लिए वो भी यहाँ पे बना सकते हैं और ये आर्टिकल 312 के तहत बना सकते हैं। तो दो स्पेशल पावर है जो कि राज्यसभा को दी गई है। तो ये आपका आर्टिकल 249 है और आर्टिकल 312 है, ये दोनों आपको याद रखना है। अब इस रिपोर्ट की कुछ हाईलाइट देखते हैं। जून 2014 से राज्यसभा जो है यहाँ पे मात्र 18 सेशन होल्ड की है, 329 सिटिंग्स है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 154 बिल यहाँ पे पास हुआ है, जो कि बहुत ही कम है अगर हम लोग इन दो सिटिंग के बीच में देखें तो। जो पॉलिटिकल टसल था गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, उसके कारण यहाँ पे देखने को मिला कि फंक्शनिंग और एडजर्नमेंट जो थी वो कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। फंक्शनिंग भी यहाँ पे नहीं हो पा रही थी, रुक जा रही थी, और एडजर्नमेंट भी जो राज्यसभा की थी वो कुछ ज़्यादा हो रही थी। अब और रिलेटेड न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 मेंबर कमेटी है जो कि अग्निहोत्री कमेटी कहते हैं, और इनको अपॉइंट किया गया था कि वो रिकमेंड करे कि क्या रूल्स होना चाहिए अपर हाउस का। पार्लियामेंट के अंदर 2 है, एक अपर हाउस है, एक आपका लोअर हाउस है। ओके, तो अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज़ होते हैं इसलिए। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि कैसा लोकसभा राज्यसभा का कैसा रूल्स होना चाहिए वो रिकमेंड किए थे। तो आर्टिकल 118(1) के तहत जो कि हमारे संविधान में दिया गया है कि यहाँ पे 2 हाउसेस है पार्लियामेंट के, और उनके पावर यहाँ पे है कि वो एक तरीके का रूल बनाए जिनके थ्रू वो अपने हाउस की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सके। ओके, उसके बाद दूसरा है कि दोनों जो हाउसेस हैं उनका खुद का रूल्स और प्रोसीजर होता है, वो खुद का अपना रूल्स बनाते हैं कि किस तरीके से उनके हाउस में प्रोसीडिंग चलेगा, और वो उनके अंदर ही ये सारी वेरियस जो फंक्शंस होती है हाउस की, जैसे कि कब मीटिंग करना है, कब बुलाना है मेंबर्स को, कब ओथ लेना है, कब काउंसिल की सिटिंग होगी, कब डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन होगी, कब बिजनेस का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लोकसभा अपने हिसाब से करते हैं, राज्यसभा अपने हिसाब से करते हैं। तो ये उनको पावर दिया गया है कि वो अपने खुद के हाउस की जो प्रोसीडिंग है उनका रूल्स वो खुद बनाए। ओके, और यहाँ पे पावर अगर जो दिया गया है आर्टिकल 80 के तहत जो कि हमारे संविधान में है, तो इनमें जो है प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइस किया गया है, प्रेसिडेंट को भी, और यहाँ पे 4 मेंबर जो राज्यसभा से है उनको नॉमिनेट किया जाता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लेते हैं। आर्टिकल 81A के तहत रीड किया गया है कि आर्टिकल 83 जो हमारे संविधान का है ना, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है एक तरीके का प्रोविज़न कि प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में, वो भी 12 पर्सन जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज होता है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उनके खुद के फील्ड में, जैसे कि लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया या सोशल सर्विस हो गया। तो इन सारे फील्ड में अगर किनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छा स्पेशल नॉलेज है, तो वो 12 पर्सन को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। लोकसभा की नॉमिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो आर्टिकल 331 के अंदर होता है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। ओके, और अगर ये नहीं करते हैं, ये कम्युनिटी अगर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं लोकसभा में, तो यहाँ पे 2 जो एंग्लो इंडियन के लोग होते हैं ना उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। ये प्रोविजंस जो है 1960 तक इसको
ऑपरेट किया गया था, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड करके 2020 तक रखा गया है, जो कि 95th अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है ना, उनको अभी 2020 तक हम लोग नॉमिनेट करेंगे लोकसभा में। ओके, आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं 2.2 डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह को इलेक्ट किया गया है न्यू राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। ओके, तो ये है कौन, हरिवंश नारायण सिंह, आपको नाम याद रखना है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 89 है हमारे संविधान में, जो कि ये प्रोविजंस देती है कि ऑफिस ऑफ चेयरमैन और साथ ही साथ डिप्टी चेयरमैन हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट में होनी चाहिए। अब काउंसिल ऑफ स्टेट भी हम लोग राज्यसभा को कहते हैं। ओके, अपर हाउस हो, काउंसिल ऑफ स्टेट हो, ये सारी बातें जो है राज्यसभा की ही अल्टरनेटिव नेम है। ओके, तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के द्वारा इत्सेल्फ, और यहाँ पे कुछ उनके मेंबर भी होते हैं। जैसे ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन जो है अगर खाली होता है तो राज्यसभा यहाँ पे दूसरे मेंबर को इलेक्ट करके इस सीट पे ले आती है। जो डिप्टी चेयरमैन है उनकी अगर ऑफिस वैकेंट हो गई इस 3 केसेस में, तभी अगर वो जो है राज्यसभा के मेंबर से बाहर निकल गए तब, या तो वो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया और चेयरमैन को अपनी रेजिग्नेशन लेटर दे दिए तब, या तो थर्ड है कि उनको रिमूव कर दिया गया, जो भी रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया है मेजोरिटी के साथ, और यहाँ पे सारे मेंबर यहाँ पे हामी भर रहे हैं तो उनको हटाया जाएगा। और ये रेजोल्यूशंस जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ 14 डेज़ के बाद, एडवांस नोटिस के बाद इसको मूव कराया जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू डिप्टी चेयरमैन की जो सीट है ना वो वैकेंट हो जाएगी। जो डिप्टी चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं चेयरमैन के ऑफिस में, और ये जब ये जो वैकेंट होती है ना, तो क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जैसा एक्ट करती है, यानी एक दूसरे के यहाँ पे पीछे पीछे, जैसे अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो गई तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट की सीट अगर वैकेंट हो गई तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन जो है वो उनका राज्यसभा में, क्योंकि वाइस चेयरमैन क्या है, चेयरमैन भी होते हैं हमारे, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, चेयरमैन भी होते हैं हमारे राज्यसभा के। तो जो चेयरमैन अगर यहाँ पे नहीं होते राज्यसभा के, तो डिप्टी चेयरमैन जो है उनकी जगह पे ये काम करते हैं। ओके, ऑफिस होल्ड करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है चेयरमैन के, जैसे ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनके डिप्टी चेयरमैन जो है वो सबऑर्डिनेट है, तो वो सबऑर्डिनेट नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है राज्यसभा के लिए। जैसे चेयरमैन है वैसे ही डिप्टी चेयरमैन है। और जब हाउस को प्रिसाइड किया जाता है तो वो वोट नहीं कर सकते फर्स्ट इंस्टेंट में, वो खाली एक्सरसाइज कर सकते, एक तरीके का कास्टिंग वोट। जब कभी भी आप देखोगे कि ड्रॉ हो जाता है या टाई हो जाता है ना, किसी भी मोशन के लिए अगर वोटिंग करना होता है तो टाई हो जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से और जो मेजोरिटी में रहते हैं, तो उस समय जो है कास्टिंग वोट खाली दे सकते हैं। ओके, जब यहाँ पे रेजोल्यूशंस जो है डिप्टी चेयरमैन के लिए रिमूवल के लिए होती है तो वो हाउस के कंसिडरेशन में चला जाता है, और उस समय जो है वो सिटिंग, जो हाउस की सिटिंग होती है उनको प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। जब चेयरमैन यहाँ पे प्रिसाइड करते हैं हाउस को, तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो दूसरे ऑर्डिनरी मेंबर की तरह वहाँ पे रहते हैं, वो उस हाउस में बोल सकते हैं और जो भी प्रोसीडिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जब कोई भी क्वेश्चंस होती है हाउस के पास तो उन पे वोट कर सकते हैं। यानी अगर चेयरमैन वहाँ पे उपस्थित है तो डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा की मेंबर के जैसा वहाँ पे एक्ट करते हैं। जैसे चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन जो है उनको भी रेगुलर सैलरी दी जाती है, अलाउंस दी जाती है, और ये भी फिक्स किया गया है पार्लियामेंट की तरफ से, और इनको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, इनको जो सैलरी मिलती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं जो कि है लोकसभा। यहाँ है 2.3.1 इथिक्स कमेटी। यहाँ पे सबसे पहले इथिक्स कमेटी देखते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि LK आडवाणी ने यहाँ पे रीनॉमिनेट किया है चेयरमैन को, वो भी इथिक्स कमेटी के लिए, और वो भी लोकसभा में, और ये स्पीकर के द्वारा किया गया है। ओके, तो इथिक्स कमेटी है क्या, ये कमेटी है जिसको कि बनाया गया था राज्यसभा में 1997 में और लोकसभा में 2000 में, और यहाँ पे ये कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट को ये इन्फोर्स करती है। यानी पार्लियामेंट के जो जितने भी मेंबर हैं, अगर वो पार्लियामेंट के जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग है उनके तहत चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो ठीक है, कोई भी अगर रूल्स का उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो इसलिए ये देखते हैं बैठ के कि कौन मेंबर जो है यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघन कर रहे हैं, यानी जो रूल्स है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ओके, और ये साथ ही साथ एग्जामिन करते हैं कि कौन मिसकंडक्ट कर रहे हैं, कौन यहाँ पे जो है एक्शन को सही से नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका ये एथिक्स कमेटी है वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करती है और पार्लियामेंट के डेकोरम को भी मेंटेन करती है। यहाँ पे आप देखते हो कि ये सू मोटो इन्वेस्टिगेशन भी लेती है। ये कमेटी में आपको देखने को मिलेगा 15 मेंबर से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं,
15 मेंबर आपके लोकसभा के होने चाहिए, 10 मेंबर आपके राज्यसभा के होने चाहिए, यानी टोटल आपके 25 मेंबर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 मेंबर से ज़्यादा लोकसभा के लोग नहीं होना चाहिए। ये जो कमेटी के चेयरमैन होते हैं ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है उस हाउस के, और ये आपके कमेटी के मेंबर होते हैं। यानी लोकसभा में अगर ये बन रहा है तो यानी स्पीकर के द्वारा इनको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा इनके चेयरमैन को बनाया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 2.3.2 यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा। तो लोकसभा के जो स्पीकर है रिसेंटली एक्सेप्ट किए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा यहाँ पर लाया गया था अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, वो जनरली आप 2-3 बात समझिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो अभी के गवर्नमेंट रहते हैं, जो हमारी सरकार रहती है, एक तो उनके अगेंस्ट में लाया जाता है, उनके अगेंस्ट में लाया जाता है, तो दूसरी बात है कि ये आपके ज़रूर अपोजिशन पार्टी के थ्रू लाया जाएगा। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका जैसे आर्टिकल 75 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। ओके, यानी क्या हुआ कि लोकसभा जो है रिमूव कर सकती है मिनिस्टर को उसके ऑफिस से, जिसमें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो यानी हमारी सरकार गिर जाएगी। इसका क्या मतलब है कि सरकार की लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है। कुछ और डिटेल्स देखते हैं, जैसे रूल्स 198 है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और जो लोकसभा की कंडक्ट है उसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन जब मूव होता है ना, तो ये एक प्रोसीजर की तरह होता है। तो क्या क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। एक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसको आप कोई भी मेंबर ला सकते हैं हाउस के। ओके, यानी ये किसी भी मेंबर के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये आपका सिर्फ लोकसभा में भी हो सकता है, ना राज्यसभा में। यानी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है वो हमारे सरकार के लिए होती है। तो हमारी सरकार कहाँ पे होती है? लोकसभा में बैठती है। तो लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को इसको पास किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। और जो मेंबर होते हैं ना, वो यहाँ पे रिटन नोटिस देते हैं मोशन को 10 बजे के पहले, जो कि इसको रीड किया जाता है स्पीकर के द्वारा उसी हाउस में, लोकसभा में। और इसमें जो मिनिमम मेंबर हो वो 50 होने चाहिए, यानी 50 मेंबर लोकसभा के इसको एक्सेप्ट करें इस मोशन को। और यहाँ पे स्पीकर जो है अनाउंस करेगी एक डेट जिसमें कि इस मोशन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ओके, और जो डेट अलॉट किया जाता है ना, वो आपका 10 दिन के अंदर ही होता है। यानी जब आपको मोशन स्पीकर के पास चला जाता है तो वो मोशन से 10 दिन के अंदर वो एक डेट देती है जिसमें कि सबको यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं, और उस डे को ना मोशन के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता है। और अगर वो मोशन फेल हो गया तो मेंबर जो है उस मोशन को मूव कर सकती है और इन्फॉर्म भी कर सकती है। यानी यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि एक रीज़न दिया जाए कि लोकसभा में इसको क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है। यानी कि ये आपका इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी इसको मूव किया जा सकता है, लाया जा सकता है। और अगर ये पास हो गया लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है ना पूरी तरीके से ऑफिस से रिज़ाइन देना पड़ेगा। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा 2.4 स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें हम लोग टॉपिक देखते हैं 2.4.1 यानी फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो रिसेंटली अभी उड़ीसा असेंबली ने एक पास किया है रिजोल्यूशन, जिसमें कि वो एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे बना रहे हैं, यानी विधान परिषद को उड़ीसा में बन रही है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रोसीजर क्या होती है, क्रिएशन कैसी होती है, एबॉलिशन कैसी होती है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक प्रोवाइड की है प्रोविजंस, जिसके थ्रू जो भी आप लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर स्टेट में होती है तो उसको बना भी सकते हैं, एबॉलिश भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं आर्टिकल 169 के तहत। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो पार्लियामेंट जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकती है या तो बना सकती है। और यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस कंसर्न्ड स्टेट में है तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चाहती है। इस तरीके का जो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होता है ये आपका पास किया जाता है स्टेट असेंबली के द्वारा, और यहाँ पे ये स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। यानी मेजोरिटी आपका टोटल मेंबरशिप का होना चाहिए जो उस असेंबली के है, साथ ही आपका मेजोरिटी जो है यहाँ पे 2/3 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, जो वहाँ पे प्रेजेंट भी है और वोट कर रहे हैं। जितने भी टोटल मेंबर है उसमें से 2/3 तो होना ही चाहिए। जैसे अगर टोटल मेंबर आपके 200 है, नहीं, अगर टोटल मेंबर आपके 100 है और 2/3 इसके मेंबर होना चाहिए, यानी 2/3 अगर आप देखोगे तो ये आपका 50 हो गया, यानी 100। ओके, 150 में से अगर 100 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में ये सब वोट भी करें, तभी जाके आपका स्पेशल मेजोरिटी बनता है। ओके, गॉट इट।
और ये जो आपका पार्लियामेंट का एक्ट है ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता है, ये आपका 368 के अंदर नहीं आता है, और इसको जो है ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन यानी सिंपल मेजोरिटी से भी पास किया जा सकता है। हम लोग जैसे कल ही परसों पढ़े थे कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी प्रोविज़न है जो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आती है, जो सिंपल मेजोरिटी के अंदर आती है। तो आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या एबॉलिश करना ये सब सिंपल मेजोरिटी के अंदर ही आती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी पॉलिटी लेसन को भी फॉलो कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हमारे कंट्री में 29 स्टेट है। 29 स्टेट में हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना वो बहुत कम है। ओके, जैसे हमारे पार्लियामेंट में क्या होती है, एक सेकेंड आप लोग सुन लीजिए। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। राज्यसभा अपर हाउस हो गई, ओके, और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस हो गई, यानी हमारी हाउस, पीपल्स ऑफ द हाउस। तो ऐसे ही हमारे स्टेट में भी होता है। स्टेट में अगर आप देखोगे स्टेट लेजिस्लेचर में, तो यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये वर्क करती है सेम जैसे कि लोकसभा हमारा सेंटर में वर्क करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल उस तरीके से वर्क करती है जैसे हमारा राज्यसभा सेंटर में काम करती है। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मात्र 7 स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको देखने को मिलेगा। वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये 7 स्टेट का नाम आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर है साथ ही साथ राज्यसभा की पावर को कंपेयर करके देखते हैं। ओके, तो राज्यसभा के पास इक्वल पावर है जो कि आपका लोकसभा के पास है, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल मैटर है, जैसे फिनेंशियल मैटर आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिलता है लोकसभा में। कुछ दूसरी तरफ से देखें तो जो काउंसिल है ना वो आपकी असेंबली की सबऑर्डिनेट है हर एक रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे असेंबली जो है ना वो आपका काउंसिल के ऊपर प्रीडोमिनेंस रहती है, यानी फुल्ली इस्टेब्लिश होती है। जो फाइनल पावर होती है ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए वो तो असेंबली के पास होती है, लेकिन काउंसिल जो है यहाँ पे डिटेन कर सकते हैं या बिल को डिले कर सकते हैं किसी 4 मंथ के पीरियड तक। 3 मंथ जो है फर्स्ट इंस्टेंस में होती है, 1 मंथ जो है सेकेंड इंस्टेंस में दी जाती है। लेकिन काउंसिल जो है ना यहाँ पे रिवाइजिंग बॉडी नहीं है जैसे कि राज्यसभा है, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ डायलेक्ट्री चैम्बर है, और ये एक एडवाइजरी बॉडी है। जैसे कि काउंसिल होती है ना तो वो आपका एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस कर सकती है लेकिन रिवाइज़ नहीं कर सकती है जिस तरीके से राज्यसभा रिवाइज़ करती है। जैसे कोई भी ऑर्डिनरी बिल है अगर वो ओरिजिनेट होती है काउंसिल में, यानी काउंसिल में उसको पास किया जाता है, फिर असेंबली में सेंड कर दिया जाता है, तो ये असेंबली के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो बिल एंड हो जाएगी और डेड भी हो जाएगी। लेकिन ये सेम आपका राज्यसभा के साथ तो नहीं होता है ना। जब आपका राज्यसभा में कोई बिल ओरिजिनेट होता है वो लोकसभा में जाता है तो लोकसभा उसको रिजेक्ट करती है, तो फिर वो घूम के राज्यसभा के पास जाता है, तो फिर राज्यसभा उसमें कुछ अमेंडमेंट करके फिर वो प्रोसीजर लेकर आती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि राज्यसभा के द्वारा यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ बिल और लोकसभा में जाके वो डेड हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। अगर लोकसभा रिजेक्ट कर दी तो डेड हो गया, नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ पे स्टेट में होता है कि अगर काउंसिल में, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये आपका बिल ओरिजिनेट हुआ है और वापस ये जाके आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास गया और लेजिस्लेटिव असेंबली अगर उसको रिजेक्ट कर दी ना तो वो बिल वहीं ख़त्म हो जाता है। ओके, जो काउंसिल है वो कोई भी इफेक्टिव में नहीं होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रेटिफिकेशन करना होता है तो काउंसिल के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो असेंबली की जो बिल है ना वो आपका काउंसिल के ऊपर प्रिवेल करती है, यानी असेंबली जैसा चाहती है वैसा काउंसिल को चला सकती है। अगर सिमिलर केस में देखें तो राज्यसभा के पास भी इक्वल पावर है जैसा लोकसभा के पास होती है। ओके, फाइनली अगर देखें तो जो भी एग्जिस्टेंस है हमारे काउंसिल का वो डिपेंड करता है असेंबली के बिल में। अगर असेंबली चाहेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली चाहेगी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, उसकी वर्क किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी फंक्शन किस तरीके से होने चाहिए, ये सब कुछ असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है। जो काउंसिल है वो एबॉलिश भी किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, और यहाँ पे असेंबली के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी जाती है। राज्यसभा जो है ना यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होता है आपका लोकसभा के ऊपर। ओके, राज्यसभा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लोकसभा एक इंडिपेंडेंट है, ये दोनों अलग अलग ही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन स्टेट में आप देखोगे तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना वो आपका डिपेंडेंट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल के ऊपर कि लेजिस्लेटिव असेंबली कैसा चाहती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। आप जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लक्ष्मीकांत भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, और उससे रिलेटेड अगर लेसन है मेरी तो आप मेरे लेसन भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।
2.4.2 यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये भी लगातार होते जाएगा कि कितनी ताकत है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, ये भी देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे एक प्रपोजल ली थी कि वो एक जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो असेंबली है ना, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहती है, उनकी जो पावर है उनको और मजबूत करना चाहती है। यहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया है कि असेंबली की सीट को सिक्किम में बढ़ाने की बात की जा रही है। 32 है अभी और उसमें 40 करने की बात की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखते हैं। आर्टिकल 170 है जो कि यहाँ पे प्रोविजंस देती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन को इंक्रीज़ करना है तो पार्लियामेंट को जो है ना आर्टिकल 170 को अमेंड करना होगा। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अभी रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कॉन्सिस्ट है, यानी जो डायरेक्टली आपका पीपल के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, वो भी आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस के तौर पर। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस क्या हो गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल तक पहुंच गई, अगर उसकी आयु या एज 18 साल है तो उनको वोट देने का अधिकार है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स के द्वारा ही होती है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है फिक्स है, यानी 500 है और मिनिमम स्ट्रेंथ 60 है। ये पार्लियामेंट की तरफ से इसको फिक्स रखा गया है। यानी इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है आपका 60 से लेकर 500 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के केस में देखें तो यहाँ पे मिनिमम नंबर जो होती है, मिनिमम नंबर आपका यहाँ पे 30 है। ओके। और अगर हम लोग मिज़ोरम और नागालैंड में देखें तो मिज़ोरम में मिनिमम नंबर 40 है और नागालैंड में 46 है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी स्टेट है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, तो यहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन भी बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे मिनिमम नंबर भी कम रखा गया है। कुछ अगर हम लोग मेंबर देखें लेजिस्लेटिव असेंबली का, जैसे सिक्किम में है, नागालैंड में है, तो वो भी इनडायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। जो गवर्नर है वो नॉमिनेट करते हैं एक मेंबर, वो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और अगर ये कम्युनिटी एडिक्वेट नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए असेंबली में तो नहीं करते। 42nd अमेंडमेंट एक्ट अगर हम लोग 1976 की देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट अगर असेंबली में देखें तो हर एक स्टेट से होती है, और डिवीज़न भी इस तरीके से किया जाता है कि कितनी उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2000 से लेकर 1971 के लेवल पे देखा जाता है। उसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 की है उसमें देखें तो वो भी गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो भी एक री एडजस्टमेंट और रैशनलाइजेशन जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की होती है स्टेट में, उसको भी ले सकती है पॉपुलेशन की फिगर की बेसिस पे, जो कि आपका सेंसस 1991 में किया गया है। फिर 87th अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 की थी वो एक प्रोवाइड करती है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल की कॉन्स्टिट्यूशंसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना उसके डीलिमिटेशंस को, वो भी 2001 के सेंसस में, ना कि 1991 के सेंसस में। ओके। तो ये सारी जो आपका पॉपुलेशन के तर्ज पे जो यहाँ पे सीट रखा जाता है ना, वो करंट आपका सेंसस देखा जाता है। जैसे आज के डेट में हम लोग 2011 की जो सेंसस होती है उसको फॉलो करके चलते हैं। जैसे ही कि हमारी 2021 की सेंसस आएगी, सेंसस हर 10 साल में एक बार होती है जिसमें कि पॉपुलेशन, जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री का उसको काउंट किया जाता है। तो अभी हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद 2021 की अगर पॉपुलेशन सेंसस आ जाएगी तो हम लोग फिर इसको फॉलो करते चले जाएंगे। तो इस तरीके के अमेंडमेंट करते करते हम लोग जो है एक न्यू जो सेंसस होती है उसके डेटा को फॉलो करते हैं। ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है लोकल गवर्नेंस। ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग लेसन यहीं पे एंड करती हूँ। ओके। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।